सुप्रभात। आपका नेता से मैं श्रेष्ठा लखेड़ा आज आपको एक ऐसे राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ से रूबरू कराऊंगी जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग पूर्ण रूप से दबदबा है। एक ऐसा नेता जिसके सर से उसके माँ बाप का हाथ बहुत ही छोटी उम्र में उठ गया था। एक ऐसा नेता जो अपने भाई को अपना आदर्श मानते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है नरेश बालियान जी। सर सुप्रभात। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दूसरे लगातार कार्यकाल के लिए। थैंक यू। कैसा लगता है कि लगातार दूसरा कार्यकाल अपने में ही एक जीत सी महसूस होती होगी? देखिए, दूसरा नहीं, ये तीसरा है। पहले मैं निगम का चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट जीता था। उसके बाद आम आदमी पार्टी से 2015 में चुनाव जीता, फिर 2020 के अंदर चुनाव जीता और शानदार मार्जिन रहा है, लोगों का प्यार रहा है। दूसरा, जब मेरे फादर की तो लगभग 20-22 साल पहले डेथ हुई थी और मेरी मदर की भी 10-11 साल हो गए और राजनीति का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जैसे समाज सेवा मेरी मदर भी बहुत करती थी। समाज सेवा का राजनीति में आने से पहले भी अलग अलग संगठनों से मैं जुड़ा था और लोगों की मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, कोई जिस भी तरीके से जो भी समाज की मदद हो सकती थी वो मैं करता था और राजनीतिक उसके अंदर एक अच्छा माध्यम बना और राजनीति के थ्रू भी हम लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। तो मैं जनता को, अपनी आवाम को बताना चाहती हूँ कि नरेश बालियान जी राजनीति में कदम रखने से पहले भी समाज सेवक थे। 2012 में इन्होंने अपना पहला निगम चुनाव जीता जो निर्दलीय था सर जी। जो निर्दलीय था, जिसमें भारी मतों से उनकी जीत हुई थी। इन्होंने 2015 में अपना पहला कौन सा चुनाव था? विधानसभा चुनाव जीता, जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा था, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा उसका मार्जिन था। तो सर मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2020 में जब आप अपने विधानसभा के जो दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो हमने आप ही के क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज़ होते हैं उनका एक सर्वे किया था, जिसमें आप मुझे जानते हुए उस टाइम पे जब मैं उनका एक तरीके से फेस टू फेस उनका इंटरव्यू ले रही थी, मुझे इतनी हैरानी हुई कि लगभग हर आदमी नहीं लेकिन हर दूसरा आदमी आपका नाम ले रहा था। इतना स्नेह, मतलब इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ आपकी है। जैसे मैं भी एक मोती नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हूँ, ऑपोजिशन का आप भी जानते हैं राजनीति में कितना बड़ा रोल होता है, लेकिन हर दूसरे बंदे का आपका नाम, एक ऐसी उम्मीद उनकी उसमें कि अगर इस बारी पूरा नहीं हुआ तो अगले कार्यकाल के लिए वो ज़रूर पूरा करेंगे। कैसा लगता है? मतलब प्रेम के साथ एक जो जिम्मेदारी जो आती है, आई गेस वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। लोगों का ऐसा उम्मीद उनकी जीतना और उसके बाद उन उम्मीदों पर कायम रहना, कितनी बड़ी चुनौतियों का मतलब सामना करना पड़ता है आपको। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो 15-20 दिन का, महीने का चुनाव होता है। चुनाव के बाद बहुत सारे लोग, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग मेरे पास काम लेके आते हैं कि ये काम है। मैंने चुनाव के बाद कभी ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, वो कॉलोनी के काम के लिए आया है। तो मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स किए हैं कि उन लोगों को काम। अब दिल्ली में नगर निगम के पार्षद हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी आते हैं मेरे पास कि मेरा मकान बन रहा है, और मैं तो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एमसीडी वाले मेरे से पैसे मांग रहे हैं मकान बनाने के या कोई भी काम। तो वो लोग मेरे पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आज तक जब कभी भी उन्होंने अपना कोई काम लेके आए हैं, मैंने 100% एफर्ट्स किए कि उनका काम हो। और कांग्रेस के, आप जिसको कैडर वोट कह सकते हो, बीजेपी का कैडर वोट आप कह सकते, वो वोट ही मेरे को पड़ा है। तो उसका केवल रीज़न यही था कि जो भी कार्यकर्ता मेरे पास आया, जो भी अपना काम ले, तो उसका मान सम्मान हम लोगों ने किया है। और इसीलिए ये मैसेज था सारी पूरी विधानसभा के अंदर कि नरेश बालियान ने आज तक किसी सिंगल आदमी को परेशान नहीं किया, किसी को, चाहे बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये काम कर रहा है, आप इसका काम। मैंने कहा नहीं, राजनीति 15 दिन की, 20 दिन का चुनाव है, उसके बाद जो भी क्षेत्र के अंदर रहता है वो मेरा वोटर है, सपोर्टर है, और उसका काम मेरे को करना चाहिए। तो सर राजनेता, एक आदर्श राजनेता के गुण आपके अंदर कहाँ से आए? मतलब क्या एक लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ आपको ऐसा लगा कि मेरी जो काबिलियत है, मेरे अंदर जो काबिलियत है वो है ही इसी चीज़ की? मतलब राजनेता का एक असली, अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो वो होता है अपना जितना भी टाइम पीरियड है वो जन कल्याण पे लगा देना बेसिकली।
राजनीति के अंदर घुसना से लेकर जब तक आप हो तब तक पूरा एक टाइम पीरियड आप सिर्फ अपना जीवन उन पे न्यौछावर कर देते हैं एक तरीके से। देखिए, जब ये समाज सेवा वाली बात जो मैंने आपको कही कि हम लोग पहले भी करते थे, उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई समाज सेवा तो आप कर रहे हो, तो राजनीति में, तो मैंने कहा राजनीति का तो हमारा किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बोला इतने काम किए हैं तो ज़रूरी थोड़ा है कि सारी चीज़ें पार्टी के ही लोग जीतते हैं, पार्टी के अलावा भी लोग जीतते हैं। उस समय मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा मार्जिन उसके अंदर रहा। उसमें कांग्रेस की भी जमानत जब्त हुई थी, बीजेपी की भी जमानत जब्त हुई थी, दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई थी। तो उससे जब मेरे ब्रदर ने कहा कि राजनीति में आना चाहिए, मेरा सारा जितना भी कोई काम धंधा व्यापार घर चलाने के लिए जो भी हो, मेरे बड़े ब्रदर करते हैं, वो देखते हैं। तो घर की तरफ से कोई टेंशन किसी तरीके की है नहीं कि कहाँ से क्या है क्या नहीं, किस तरीके से घर चल रहा है, वो सारा मेरे ब्रदर और परिवार के लोग, मेरी वाइफ वो देखती हैं। और समाज के काम के लिए राजनीति में आना, राजनीति में आने के बाद आप समाज की और भी बेहतर तरीके से आप सेवा कर सकते हो, एक पहचान मिल जाती है। तो पहचान, जब 12 का चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा के भी दोनों चुनाव जीते, तो ये सारी की सारी प्रेरणा मेरे को अपने भाई से और मेरी मदर से मिली। मेरी मदर को भी समाज सेवा का बहुत शौक था, बहुत समाज सेवा करती थी, बहुत सारे मंदिरों को जगह देना, मंदिर बनवाना, मंदिरों में दान करना, इस तरीके के कामों में हमेशा एक्टिव रहती थी। बस उसी में अपनी मदर से मैंने सीखा कि भाई राजनीति में भी जाना चाहिए, और राजनीति भी एक माध्यम है लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम है, लेकिन मैंने कभी आज तक कोई सिंगल आदमी पूरी उत्तम नगर विधानसभा में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से आज तक एक पैसा दिया हो। और आप ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ आपको, मान लीजिए मेरे घर पे कोई भी किसी तरीके की मदद के लिए आ गया, चाहे फाइनेंशियल मदद के लिए, चाहे किसी भी तरीके की, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स करता हूँ कि उसका काम हो। और भगवान ने अगर आज आपको इस मुकाम पे पहुँचाया है, और मेरी माँ के आशीर्वाद से, मेरे भाई के सहयोग से, प्यार से, तो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो मदद करनी चाहिए। और मैं और भी लोगों से, जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों से भी मेरा कहना है कि इसके लिए मदद करनी चाहिए। तो मतलब हम ये माने कि आपके अंदर जो ये गुण है जिसकी हर दूसरे आदमी यहाँ पर तारीफ करता है, वो आपके माता जी से आपको मिली है, क्योंकि वो एक समाज सेवक थी उस टाइम की। और बहुत बड़ी बात भी होती है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर किसी की फैमिली जो बैक स्टोरी है राजनीति में नहीं है, उसके लिए एक ऐसा मुकाम कायम करना जो सर सीरियसली जो आपका है। हर लोग, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी यहाँ रिलेटिव्स रहते हैं, हर दूसरा आदमी ईमानदारी राजनीति में, आज के टाइम पे भारत की राजनीति में मैं लगभग ये कहना चाहूँगी कि राजनेताओं की जो इमेज है वो एक इस तरीके से बनी हुई है कि बस सिर्फ पैसा। सर जैसे आप भी इतने टाइम से हैं तो आपको भी इस चीज़ से आप भी वो करते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन ऐसे नेता के साथ ऐसे लोगों का इतना स्नेह देखना एक बहुत बड़ी बात है। तो सर आपको क्या लगता है, आप कितने हद तक सफल हैं जितने हमने वायदे करे लोगों से? 2015 का जो आपका पहला कार्यकाल था, जैसे मैंने बोला विधानसभा का, उसमें आप कितने अपने आप को सफल मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं की कि ये काम हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो मना कर देता हूँ। उत्तम नगर विधानसभा पूरी दिल्ली की 100% अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर पहली ऐसी विधानसभा है अनऑथराइज कॉलोनी की जिसके अंदर 100% हम लोगों ने सीवर लाइनें डलवाई। इसके अलावा पीने का पानी 24 का जो भी पहली जो विधानसभा है वो उत्तम नगर है, जिसके अंदर हमने 25% एरिया को 24 आवर्स पानी देने की जो दिल्ली सरकार की योजना थी, उसमें से उत्तम नगर कॉलोनी पहली अनऑथराइज कॉलोनी की विधानसभा है। 24 घंटे उसके अंदर हम पानी दे रहे हैं। इसमें विपिन गार्डन एक्सटेंशन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और लक्ष्मणपुरी, बहुत सारी वो कॉलोनियाँ हैं, तो उनके अंदर 24 घंटे पानी हमारा शुरू हो गया है। तो ये जो कमिटमेंट हमने लोगों से किए थे, जो बात हम लोगों से चुनाव में कहते थे, उसके ऐसा नहीं है कि चुनाव के अंदर कह दिए और भूल गए। उसके ऊपर पूरी मेरी टीम है, उस टीम के साथ हम वर्कआउट करके कि ये काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तभी हम लोगों से कमिटमेंट करते हैं। तो आने वाले समय का जो फ्यूचर विज़न है वो क्या है, जो इस कार्यकाल में आप सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें इंक्लूड होंगी, कवर होंगी इस वाले कार्यकाल में? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, ये तो सारी चीज़ें, सीवर कंप्लीट हो गया। अब 2-3 मुद्दे हैं। एक तो उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जो दिल्ली सरकार का मॉडल है कि उस तरीके के गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, तो एक स्कूल तो वो बनवाने का है।
इसके अलावा एक मेन नजरगढ़ रोड पे जाम की बहुत बुरी स्थिति रहती है। सर मैं अभी आई हूँ, मैं द्वारका से आई हूँ यहाँ पर, आप लगा लीजिए द्वारका से यहाँ का 10-15 मिनट का रास्ता होगा, मुझे लगभग 25 मिनट लगे, 25 से 30। बिल्कुल, इसके ऊपर हम लोग अभी मैंने PWD के अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग की थी लास्ट वीक, अभी ट्यूसडे को फिर मीटिंग है। तो हम लोग ये इस बार ये टारगेट है कि उत्तम नगर रोड का ये जाम किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए। इसके अलावा एक नजरगढ़ रोड के ऊपर नजरगढ़ ट्रेन के साथ पे एक एलिवेटेड रोड नजरगढ़ ट्रेन के साथ से जाता हुआ ये पंजाबी बाग तक, और ये काम भी सेंशन इस कार्यक्रम में मतलब आप ये समझ लीजिए कि जाम की जो स्थिति उत्तम नगर विधानसभा के अंदर है उसको ये चैलेंज है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। जैसा कि आपने एक अपने उसमें बोलता जैम फ्री इज़ माय एजेंडा उत्तम नगर के लिए कि जैम फ्री, तो अब हम ये मानते हुए चले कि इस कार्यकाल में कई हद तक ये आप सुलझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल टारगेट है हमारा और इसको हम लोग पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके पहले जो कार्यकाल था 2015 वाला और जो अब वाला कार्यकाल है उसमें आपने क्या चीज़ें करी थी 2015 वाले में कि आपको ऐसी सिचुएशन में मिला, फिर हमने ये करा और अब हम इसको कॉन्टिन्यूशन में करना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या रोड, नाली, सीवर की, पानी की होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म की। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि घुमाई और पानी आ गया। पहले उत्तम नगर विधानसभा के अंदर 75% एरिया ऐसा था जिसके अंदर टैंकर से पानी जाता था। तो 2015 के बाद जब जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया कि भाई इन कॉलोनियों के अंदर पानी दिया, हमने कमिटमेंट किया है, तो जल बोर्ड वालों ने कहा जी ऐसे 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 कर लोगे तो पानी आ जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान चीज़ है, तो मेरे से पहले वाला 20 साल रहा वो भी कर सकता था। तो अब उसके अंदर जो कहानी निकल के आई आपको समझिए क्या था कि लगभग 300 टैंकर उत्तम नगर विधानसभा के अंदर चलते थे और 300 टैंकर से लगभग 12 से 15 लाख रुपए महीने की मंथली MLA के पास जाती थी। तो वो जो पैसा जब उसके पास जाता था तो टैंकर नहीं बंद करने थे उसको। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने केवल 3 महीने के अंदर हमने पूरे उत्तम नगर विधानसभा में 99% टैंकर बंद कर दिए और पानी पहुंच रहा है। अगर आदमी की इच्छा है काम करने की तो 100% हो सकता है। तो एक आपको एक एग्जांपल दिया मैंने कि भाई ऐसे भी काम होता था पहले, और आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पानी दिया, टैंकर मुक्त हो गया उत्तम नगर। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो सर अभी जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है और मैं आपको ट्विटर फेसबुक दोनों में फॉलो करती हूँ, तो आपका पूरा जोर शोर से उनके तरफ समर्थन है। तो आप बिलोंग भी हरियाणा साइड से करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ से भी आपके लिए ऑब्वियसली हो गई। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? अभी राकेश टिकैत को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है जो इसके समर्थन में इस बिल के, वो लोगों का मानना ये है कि जो राकेश टिकैत है उसके आंसू झूठे हैं, ऐसा है वैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो आपने कहा कि हरियाणा से बिलोंग नहीं करता। मेरा यही दिल्ली के अंदर गांव है जहां हम बैठे हैं, ये नवादा गांव। तो ये सारा दिल्ली देहात और हरियाणा ये सारा एक जैसी, हमारी सारी रिश्तेदारियां भी हरियाणा के अंदर हैं। जी। तो दिल्ली। दूसरा जो किसान आंदोलन चल रहा है आज, किसान आंदोलन क्यों करना पड़ा कि बिल 4 से 5 महीने में बिल आए। उससे पहले अडानी ने, अंबानी ने ये वेयर हाउस बनाने शुरू किए, कहीं 1000 एकड़ में, कहीं 2000 एकड़ में, कहीं 3000 एकड़ में, पंजाब में, हरियाणा में, इन सारी जगह इन लोगों ने वेयर हाउस बना दिए कि भाई ये लोग, मतलब ये पॉलिसी लोगों तक संसद में पास बाद में हुई, पहले उन लोगों के पास चली गई थी। और आज सरकार कह रही है कि भाई MSP हम लोग तय नहीं कर रहे। MSP अगर तय नहीं करेंगे तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट आदमी कहीं किसान के लिए गेहूँ खरीदने के लिए गया और किसान का गेहूँ मान लीजिए हल्का गेहूँ है, और वो प्राइवेट आदमी उस गेहूँ को क्यों खरीदेगा? वो तो जो चीज़ अच्छी मिलेगी मार्केट के अंदर उस चीज़ को खरीदेगा। अगर मान लो साथ वाले खेत के अंदर अच्छा गेहूँ हुआ और उसका गेहूँ उसको खरीदेगा तो हल्के गेहूँ को क्यों खरीदेगा वो? और जो अभी तक सरकार का क्या है कि सरकार ने एक मिनिमम रेट तय कर रखा है कि भाई मान लीजिए 2000 रुपये का रेट तय किया कि 2000 रुपये से कम तो सर, अगर किसी किसान का गेहूँ बच गया तो उसको 2000 रुपये के रेट से सरकार ही खरीदेगी और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। इस बिल के अंदर वो चीज़ खत्म कर रहे हैं MSP। तो अपना कोई भी चीज़, अब मान लीजिए प्राइवेट आदमी तो उसकी बोली लगाएगा, उसको 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और किसान आंदोलन आप ये समझ लीजिए कि कोई छोटा आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत की आप कह रहे हो कि भाई आंसू झूठे थे, ऐसा नहीं है, झूठे आंसू नहीं थे। जब राकेश टिकैत
जब 26 तारीख वाला जो एपिसोड हुआ, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। लाल किले के ऊपर जो उन लोगों ने झंडा फहराया उनको सज़ा होनी चाहिए। और जिन लोगों ने झंडा फहराया सबको पता है कौन है। बीजेपी का चुनाव इंचार्ज था सनी देओल का, वो आज तक फरार है। 74 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, ठीक है। वो जिस आदमी ने झंडा फहराया वो बीजेपी का आदमी, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरा, किसान आंदोलन 26 तारीख के बाद जब राकेश टिकैत के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस पहुंच गई थी, तो राकेश टिकैत ने कहा कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, और वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार होगा। उसने कहा कि भाई मेरे किसान जो आए हुए इन लोगों को जाने दो और मेरे को आप लोग अरेस्ट कर लो। इतनी देर में जो बीजेपी के वहाँ से विधायक थे, वो बीजेपी के विधायक 400-500 लोगों को लेके आ गए। उन लोगों ने आते के साथ टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए पुलिस की मौजूदगी में। टेंट उखाड़, हाँ, पुलिस की मौजूदगी में उन किसानों को मारना शुरू किया, टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए। और राकेश टिकैत को जब ये लगा कि भाई ये जो किसान थे ये मेरे कहने पे दिल्ली आए हैं, यहाँ बॉर्डर पे आए हैं और इन लोगों को बीजेपी के गुंडे मारे, तब वो उनकी आंखों में आंसू आए। और एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, अब ये आंदोलन अन्न आंदोलन से बड़ा आंदोलन बन गया है। और ये सरकार को बिल वापसी करने पड़ेंगे 100% करने पड़ेंगे। अगर ये बिल वापसी नहीं हुए तो ये आंदोलन 2 साल चले, 4 साल चले। किसान अब अपने आप को फ्री होके आए हैं कि भाई हमारी तो ज़मीनें वैसे ही चली जाएंगी, वैसे ही चली जाएंगी, ज़मीनें चली जाएंगी, एक MSP तय नहीं होगा तो वैसे ही मर जाएंगे। अब इस बिल के अंदर एक चीज़ और है कि किसान के साथ व्यापारी एग्रीमेंट करेगा कि ये उस खेत का, उस फसल का ये एग्रीमेंट तय होगा कि भाई इतने पैसे वो देगा। और अगर मान लीजिए बारिश हो गई, ओले पड़ गए, तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। उस बिल के अंदर ये है कि अगर बारिश होगी, ओले हो गए, तो किसान को उस जमींदार, उसका व्यापारी का पैसा ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। अरे किसान की तो फसल थी, फसल से ही कमाई यानी वही खराब होगी, वही खत्म हो गई, तो वो कहाँ से पैसे वापस करेगा, और वो भी ब्याज के साथ। तो वो उसमें क्या है कि फिर ये जो व्यापारी हैं जो उन ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे इनकी। तो ये चीज़, ये मोदी जी एक बात कहते हैं, मोदी जी गरीबी लोग जो हैं, कि जब से मुख्यमंत्री थे 20 साल, 15 साल, 18 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 6 साल प्रधानमंत्री भी हो गए, कि इन्होंने जो आज तक कर दिया वो कभी वापस नहीं लिया। अरे तो ये कोई चैलेंज थोड़ा ही है कि किसानों के साथ अगर आप मेरी भलाई के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, मेरे कोई पसंद नहीं हो, तो क्यों आप उस पर जिद बैठे हुए। तो वो इस चीज़ का किसानों के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इसको किसान बिल को वापस लीजिए, और ताकि किसान अपना इस तरीके से चले थे अपने घरों पे सुरक्षित वो वापसी करें। और जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तो किसान घर नहीं जाएंगे। कल इसी को लेकर हमने यहाँ नवादा गांव में भी एक दिल्ली देहात विकास समिति की एक बड़ी पंचायत हम लोगों ने आयोजित की थी, जो भी इन्होंने सिंगू बॉर्डर के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के काउंसलरों ने, सांसदों ने वहाँ पथराव किया है। बहुत सारे बच्चों को भी चोट लगी है, महिलाओं को भी चोट लगी है, कि भाई वो जो बॉर्डर के किसान जो आसपास के गांव वो लोग इसका विरोध करें। नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। कल हमने एक ये कमेटी बनाई है और बड़ी पंचायत थी, उस पंचायत के अंदर ये तय हुआ है कि हम जितने भी बॉर्डर के आसपास के गांव, उन गाँवों के अंदर हम जाएंगे और उन लोगों से, गाँव वालों से बात करेंगे कि बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं इनका हुक्का पानी बंद करें, ब्याह शादियों में इनका न्योता देना बंद करें और इनकी बिल्कुल एंट्री बैन करें, क्योंकि किसानों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं ये बहुत घटिया तरीके की राजनीति है। जिससे हमें खाना मिल रहा है, जो हमें एक तरीके से वो कर रहा है, उसी के साथ शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है और बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा के उनको अंदर कर रहे हैं। हाँ, कई सारे वीडियोस आपने देखे। कल एक पत्रकार को भी उठा लिया, उसने दिखाया वो सारी चीज़ें, कैसे बीजेपी के लोग पथराव कर रहे हैं, कैसे काउंसलर आया हुआ उनके साथ, अब उसको उठा के मुकदमा दर्ज करके कल उसको भी जेल भेज दिया। जी, कल उनको जेल भेज दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए।